लाइव है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, जबरदस्त, जिंदाबाद हैं। और आप सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम शानदार वाले तरीके से चल रही है। पूरी उम्मीद है, आशा है, बड़ी मेहनत आप सभी अपनी तैयारी को लेकर कर रहे हैं, सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। बताओ भाई, कैसे हो आप सब लोग? एक बार ना मेरे को मोशन की लास्ट वाली पीडीएफ खोल के दो। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में क्या समस्या है? ये बच्चे एक दो दिन से परेशान हैं। हाँ यार, बिल्कुल आप सभी ने वो सब बातें देख ली होंगी, वो सब वीडियोस देख ली होंगी जिनमें अध्यापकों के साथ एक ज़बरदस्त वाला अन्याय हो रहा है। कमेंट सेक्शन में आप सभी उसी के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आप सभी की भी नाराज़ होना इस सब पे बिल्कुल जायज़ है। और मतलब मैं ये देखता हूँ कि आज एक समय ऐसा आ चुका है कि वो देश के पिलर, मैं तो आपसे हमेशा ही इस बात को कहा करता हूँ कि देश के वो पिलर जो आने वाले कल के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, उन पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। और मैं कहूँ कि जो एक नंबर बिल्कुल अनपढ़, चलो अनपढ़ होना भी उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन अनपढ़ होने के साथ कूटनीति वाली चीज़ें रखना और मतलब एक गलत प्रोपेगेंडे लगाना, चाहे वो नेताएं हों चाहे वो मंत्री हों, उन सबको एकदम हाई लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है, तो देश समझिए कहाँ जा रहा है। मतलब बिल्कुल ये वही बात है कि जहाँ किताबें सड़कों पर बिक रही हैं और जूते शोरूम में बिक रहे हैं, एक बिल्कुल वो चीज़ें चल चुकी हैं। शायद इसी का नाम कलयुग है। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन साथियों, आप एक बात मान लो कि देखो, एक स्ट्रेंथ होती है, एक ताकत होती है। हम लोग आपकी ताकत हैं, आप लोग हमारी ताकत हो। जरूरत पड़े तो सभी को बस एकजुट होना है, एक साथ चलना है। आप देख रहे होंगे कि कैसे अध्यापक समाज पूरा एक साथ हो जाता है जब बात आपके हकों की होती है, चाहे वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी क्यों ना हो। लेकिन जब बात आपके हकों की होती है तो सब एक साथ खड़े होते हैं। इसी तरह से आपको भी बगैर ये सोचे यार मेरा तो एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है, मेरा तो इसका एग्ज़ाम नहीं है, आप सबको एकदम खड़े हो जाना है। अभी की अपडेट ये है कि सभी लोग, वैसे तो जो कल नवीन सर थे, वो थे आपके, नीतू मैम थी और यादव सर थे, उन सभी को छोड़ दिया गया है। जो डिटेन किए गए थे उन सभी को वापस से छोड़ दिया है, चाहे वो आदित्य रंजन सर हों या उनके साथ वाले एक और सर थे, सभी को छोड़ दिया गया है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आगे चलती रहेंगी। कहीं आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। उससे पहले आप सभी को कहीं नहीं जाना है। देखिए, चीज़ें सारी चलती रहेंगी। इसके बीच में हमें अपनी पढ़ाई का भी थोड़ा थोड़ा सा ख्याल रखना है। हम आप सभी के लिए फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी आराम से अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस करके चलिए, चीज़ों की अपडेट लेते रहिए। कहीं आपकी ज़रूरत पड़े तब आपको चलना है, उससे पहले किसी को कहीं भी नहीं जाना है। ठीक है, चलिए। हाँ, संजीव सर के बिल्कुल हाथ में चोट आई है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। और हम लोगों ने कल फिनिश किया था गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और आज हम तीसरे नियम की बात करते हैं जिसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति का तीसरा नियम। देखिए, गति का तीसरा नियम जो है वो क्या कहता है, आप सभी से हेडिंग डालिए, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, मुझे इसके अन्य नाम भी लिखने रहेंगे, है ना। यहां थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए चलेंगे। हाँ जी, प्रोजेक्टाइल हो गया। हाँ बताओ भाई। अपकेंद्रीय बल हो गया, बाहर की तरफ लगने वाला बल है। अभिकेंद्रीय बल है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, जो ये उदाहरण है ना, आप प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। जो उदाहरण मैंने अभिकेंद्रीय बल में लिखवा दिए हैं, वॉशिंग मशीन में लगने वाला बल और दही से मक्खन, इसको अपकेंद्रीय में कर लीजिएगा। सही बात कह रहा है वो बच्चा, प्लीज उसके लिए सॉरी। मुझे लगा वो साइकिल सवार वाले में आप कंफ्यूज हो। आपको क्या करना है कि अभिकेंद्रीय बल जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स के जो एग्जाम्पल मैंने लिखवाए हैं उसको आप सेंट्रीफ्यूगल में कर लेना, अपकेंद्रीय में कर लेना। जो दही वाला एग्जाम्पल है और एक वॉशिंग मशीन वाला एग्जाम्पल है, वो सब अपकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल हैं। वो सारे के सारे सेंट्रीफ्यूगल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलो, गति का तीसरा नियम, थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़ देना। और गति का तीसरा नियम, देखो ये ऐसा नियम है, चूंकि फिजिक्स के नियम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और हम भी प्रकृति से ही चलते हैं, तो जो नियम भौतिक विज्ञान के हैं वो इंसान पर भी समान रूप से लागू होते हैं। कैसे? देखो, ये नियम ऐसा है, आप चाहे जिस भी धर्म से जुड़े हुए हों, हर एक धर्म के ग्रंथों में ये चीज लिखी हुई होती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि
आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बिल्कुल गति का तीसरा नियम भी ये कहता है कि आप कुछ भी करो इस ब्रह्मांड में, उसकी एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। आप अच्छा करोगे, आपने किया, आपने पाया। आपने किया, ये एक क्रिया है, आपने कुछ पाया, ये एक प्रतिक्रिया है। आपने किसी को परेशान किया, ये एक क्रिया है, आप भी परेशान होंगे बदले में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, ये एक प्रतिक्रिया है। तो भाई एक्शन और रिएक्शन इसको हम कहते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया हम इसको कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इस ब्रह्मांड में की गई हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझो, अच्छा समझ में आएगा। आपने एक बंदूक से गोली को फायर किया, ये बंदूक है, ये गोली है, आपने बंदूक से गोली को फायर किया, गोली आगे की दिशा में जाएगी और बंदूक जो है वो पीछे की दिशा में जाएगी। तो ये क्या है, बंदूक ने ट्रिगर किया गोली को, ये एक एक्शन है, ये एक क्रिया है। इसके बदले गोली ने बंदूक को पीछे झटका दिया। देखिए, बंदूक ने गोली को झटका दिया, गोली बंदूक को पीछे झटका देगी। तो ये इस क्रिया का जवाब है, जो कि हो गई प्रतिक्रिया। प्रति का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है ना। क्रिया की उल्टी हो गई प्रतिक्रिया, उल्टे का मतलब विपरीत दिशा में। परिमाण इसका समान होगा। अगर बंदूक ने गोली पर 50 न्यूटन का बल लगाया है, तो गोली भी बंदूक पर 50 ही न्यूटन का बल लगाएगी, लेकिन उल्टी दिशा में लगाएगी। बहुत आसान नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये वो नियम है जिसमें आप कोई भी क्रिया करते हैं तो आपको उसकी विपरीत दिशा में, यानी कि उल्टी दिशा में, परंतु समान परिमाण की एक प्रतिक्रिया मिलती है। इसी को कहते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो मैं यही कह रहा था कि गति के तीसरे नियम का जो अन्य नाम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी होता है। तो इसके नीचे यहां पहले ये डालो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है। अभी इसके नीचे ना थोड़ी जगह और छोड़ देना, एक नाम और इसका होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यहां जगह छोड़ देना, यहां से लिखना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम की प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में समान परिमाण की प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में समान परिमाण की प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जो प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शन है, उसकी दिशा उल्टी होगी लेकिन वैल्यू सेम रहेगी, परिमाण समान रहेगा। तो देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट, देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल क्या है, मैग्नीट्यूड, अपोजिट क्या है, डायरेक्शन। देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। ठीक है, इसको और गहराई से समझिए। आप तैरते कैसे हैं, सोचें जरा। क्या आप पानी में जाते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं, ओए दोस्त जरा मुझे धक्का लगा? शायद नहीं। आप अपने शरीर को तो आगे नहीं धक्का देते हैं, आप दे भी नहीं सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि मैं खुद का बल खुद पर लगा लूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको पहले नियम में भी ये बात बताई थी, खुद का बल खुद पर कभी नहीं लग सकता। अगर आप चाहें कि देखो, आप पैरों के बगैर खुद को ऐसे आगे चला चला के, ऐसे आगे फोर्स लगा लगा के चला सकते हैं? नहीं। वो घर्षण का बल होता है जो आपको चलाता है, तो खुद का फोर्स खुद पर नहीं लग सकता। तो आप क्या करते हैं, आप पानी में तैरते हैं। तैरने का तरीका क्या होता है कि आप पानी को हाथों से पीछे धकेल रहे होते हैं। आप पानी को हाथों से पीछे धकेल रहे होते हैं, बदले में पानी आपको आगे धकेल देता है। तो आपने पानी पर एक क्रिया लगाई, और जितनी क्रिया आपने लगाई, पानी ने उल्टी दिशा में आपको प्रतिक्रिया दे दी सेम वैल्यू की। तो आपका तैरना भी इसी घटना पर आधारित है। रॉकेट का उड़ना कैसे होता है? क्या रॉकेट ऐसे लॉन्च होता है कि जब रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो 4-6 आदमियों को बुलाया जाएगा और चल भैया रॉकेट को ऊपर फेंकवा दो? ऐसे तो नहीं होता है। रॉकेट में गैसेस भरी होती हैं, गैसों में जलाया जाता है उन्हें, वो एकदम नीचे झटका देती हैं। रॉकेट गैसों को नीचे झटका देता है, ये गैस बदले में रॉकेट को ऊपर झटका दे देती हैं।
और इतना ज़बरदस्त ये झटका होता है कि रॉकेट कितनी तेज जाता है वो आप जानते हैं। तो ये तमाम उदाहरण जो हैं, ये सारे के सारे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के उदाहरण हैं। तो इसके जो उदाहरण हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहला है बंदूक से या गोली निकलने के बाद बंदूक का पीछे हटना। गोली निकलने के बाद बंदूक का पीछे हटना। बैक पुलिंग ऑफ गन आफ्टर फायरिंग। बैक पुलिंग ऑफ गन आफ्टर फायरिंग। ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसका रहेगा तैरना, यानी कि स्विमिंग। अगला एग्जाम्पल इसका रहेगा कि तैरने के अलावा अगला एग्जाम्पल नाव चलाना भी हो जाएगा, वो भी ऐसा ही है, नाव चलाना, रोइंग ऑफ बोट। उसके अलावा चौथा सबसे बेहतर एग्जाम्पल इसका रॉकेट लॉन्चिंग, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रॉकेट लॉन्चिंग यानी कि रॉकेट का उड़ना। एक बार नोट हो जाए तो सभी साथी बताएंगे फटाफट से। चलो, हो गया। अब देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी जिसका नाम है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग का संरक्षण है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। क्या होता है? देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बंदूक का एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक बंदूक है और ये एक गोली है। तो गोली मान लो कितने ग्राम की होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम की गोली हो जाएगी। हार्ड टू हार्ड 100 ग्राम की गोली होगी। और मान लो ये निकल रही है 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है। बंदूक कितने ग्राम की होगी? अगर बंदूक 2 किलो की भी हुई तो किलो का मतलब 2000 ग्राम हो जाएगा। 2 किलो का मतलब कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम। 2000 ग्राम। और आप देखेंगे कि जितनी स्पीड से गोली निकलती है उतनी स्पीड से बंदूक तो पीछे नहीं हटेगी। बंदूक हार्ड टू हार्ड कितने मीटर पर सेकंड से पीछे हट जाएगी? 30 से। ये मैं वैल्यू कहां से लिख रहा हूं? ये जनरल वैल्यू, आप कुछ भी समझ लो भाई। बंदूक का, गोली का एक वजन आपने ले लिया तो बंदूक का उसकी तुलना में ले लिया। गोली की एक गति ले ली तो बंदूक की उसकी तुलना में ले ली है हमने। अब आप मुझे दोनों का मोमेंटम निकाल के बताओ, दोनों का संवेग निकाल के बताओ। एक सेकंड रुकना। 4 0 3 और इसकी वेलोसिटी लोगे करीब करीब तुम, ये दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। कुछ ऐसी वैल्यू लेना चाह रहा हूं मैं। 3 के आगे 4 0 हो जाएंगी। तो एक सेकंड रुको। 3 के आगे 4 0, तो 1 2 3 1 2 3 15। इसको लो 15 मीटर पर सेकंड। अब बताओ, यहां मुझे मोमेंटम बताओ, संवेग कितना होगा? तो आप कहोगे भैया गोली का संवेग जो है, बुलेट का जो मोमेंटम है वो कितना होगा? द्रव्यमान गुणा वेग, 100 गुणा 300। तो ये आ जाएगा 3 के आगे 4 0। ठीक है। इसका मोमेंटम बताना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे मोमेंटम होगा द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि 2000 गुणा 15। तो ये भी कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और 30 के आगे 3 0। तो ये भी देखो कितना हो जाएगा? 30,000। और ये भी कितना है? 30,000।
यानी कि मोमेंटम जो है, जो संवेग है, जो मोमेंटम है, वो दोनों का बराबर है। अब आप कहोगे यार ये तो आपने बराबर किया है। देखो मैंने वैल्यू ऐसे ली हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसी ही होगी, 100% ऐसी ही होगी। देखिए गोली का कुछ मास पहले से फिक्स होगा, बंदूक का कुछ मास पहले से फिक्स होगा, गोली जितनी तेज चलेगी उसी के हिसाब से बंदूक पीछे झटका खाएगी, ये बिल्कुल सब कुछ फिक्स रहता है। यानी कि जितनी वेलोसिटी से गोली निकलेगी इनटू उसका मास है, इसका मास और वेलोसिटी दोनों बराबर होंगे। यानी कि एक सिस्टम में, एक निकाय में गोली इतनी तेज क्यों निकलती है? अरे वो चीज छोड़ो, अभी मैं यहाँ पर कोई आर्टिलरी सेक्शन में थोड़ी जाना है, अभी बस ये समझिए कि हाँ ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो दोनों का संवेग जो है वो बराबर रहेगा, दोनों का मोमेंटम बराबर रहेगा। इसको नोट नहीं करना है, इस चीज को समझना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों का मोमेंटम बराबर है? देखो जिस चीज का, यहां मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जिस चीज का द्रव्यमान ज्यादा है उसकी गति कम होगी। भाई देखो, किसी, बहुत सिंपल सोचो, किसी भारी चीज पे तुम बल लगाओ, ताकत लगाओ, तो वो धीमे चलेगी, और जो हल्की चीज है उतने ही बल से वो तेज चलेगी। तो अगर कोई चीज भारी है तो उसकी गति कम होगी, वेग कम होगा, और जो चीज हल्की है उसका वेग ज्यादा होगा। लेकिन मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम समान रहेगा, संवेग समान रहेगा। इसी चीज को बोलते हैं हम संवेग संरक्षण। अब एक साथी ये कह देगा कि यार मान के चलो भैया, कोई गोली 300 मीटर पर सेकंड से निकली है, हो सकता है दूसरी गोली जो है 100 ग्राम की, अगर ये 200 मीटर पर सेकंड से निकले तो इसका मोमेंटम तो इतना हो जाएगा, फिर सेम कहाँ रहा? ये एक गोली को दूसरी गोली से कंपेयर नहीं कर सकते हो आप, एक निकाय को कंपेयर करते हो, एक सिस्टम को कंपेयर करते हो। सिस्टम का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे एक वो बंदूक और उसी की गोली, इनको कंपेयर करोगे बस आप, तो हमेशा हर एक निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे रॉकेट का गैस के साथ संवेग संरक्षित रहेगा, तैरते समय तुम्हारा पानी के साथ संवेग संरक्षित रहेगा, नाव के चलते समय नाव का पानी के साथ संवेग संरक्षित रहेगा। तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है इस प्रोसेस में। पहले तो ये लिखिए, इसलिए इस नियम को, गति के तीसरे नियम का जो बाकी नाम था वो होता है संवेग संरक्षण का नियम। इसको ऐड करिए, संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं हम। आगे, संवेग संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो ये सब तो मैं हटा ही देता हूं, ये केवल समझाने के लिए था। संवेग संरक्षण होता है आपका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, बस ऐसे लिख लो कि प्रत्येक निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। प्रत्येक निकाय, निकाय का मतलब एक सिस्टम होता है, वही जैसे गोली और बंदूक आपस में एक निकाय हैं, रॉकेट और गैस आपस में एक निकाय हैं, तो एक निकाय के लिए संवेग संरक्षित रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस रॉकेट का जापान के रॉकेट से तुलना करने लगोगे, तो वो तो अलग अलग होगा ही होगा डेफिनेटली। प्रत्येक निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। द कंजर्वेशन, द मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड। प्रत्येक निकाय का संवेग कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। करो एक बार फटाफट से थम्स अप की। ठीक है भैया, नोट हो गया, समझ में भी आ गया। सेकंड लॉ हो गया शीतू भाई। देखो आप, अभिकेंद्रीय का उदाहरण हो जाएगा विजय, जैसे मैंने आपको बताया था, गुरुत्वाकर्षण का बल जो केंद्र की ओर लगता है, तो सूर्य सेंटर में बैठा हुआ है और सभी को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, नोट हो जाए तो थम्स अप करेंगे सभी। तो राजा पुतनी खुशी से नहीं पढ़ा रहे हैं यार। देखो खुशी क्या होगी, मतलब सारा का सारा फोकस जो है, सारा का सारा दिमाग जो है एक जगह रखा होता है, आप लोग भी परेशान होते ही हो।
तो मतलब वो चीज़ें अंदर से नहीं आ पाती हैं यार, बड़ा बुरा लगता है इस देश के सिस्टम को देखकर। मैं तो हमेशा से ही आप सभी लोगों को बताता रहता हूँ कि यहाँ पर उन पिलर्स पर ही ध्यान नहीं है हमारे देश में उन। और अब चाहे किसी की भी गलती कह लो इसे, हमारे प्रशासन की गलती कह लो, मीडिया की गलती कह लो, जब कुछ भयंकर ये हो जाते हैं, बवंडर हो जाते हैं, तब मीडिया भी थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है अपनी न्यूज़ बटोरने के लिए। लेकिन दरअसल हमारे देश का ध्यान है ही नहीं, और हो कहाँ से। हमारे सिस्टम में जो नेता बैठे हुए हैं, हमारे सिस्टम में जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, वो बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं। अब कोई अगर अनपढ़ है तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ अनपढ़ होना बुरी बात है, लेकिन यार आप समझते हो अनपढ़ आदमी एक मैनेजमेंट तो नहीं कर सकता है। अगर आप किसी घर के मतलब किसी घर में भी मैनेजमेंट को देखें, तो अगर किसी घर में पढ़े लिखे लोग मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, और अगर थोड़ा सा उस तरह का मैनेजमेंट होगा तो आप समझें। मतलब बड़ा बुरा लगता है यार इन सब चीज़ों को सोच सोच के कि भाई हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। बस लाठी डंडे यार किसी चीज़ का कोई समाधान है? और भाई तुम रौब दिखा रहे हो, एक तरह से ये दिखाना चाह रहे हो कि इनकी आवाज़ को यहीं दबा दो, 4 लाठी पड़ेंगे, डर के मारे भाग जाएंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, हम कोई कहीं विदेश से नहीं आए हैं कि इतने हल्के हैं, इतने कमज़ोर हैं। भाई हर एक टीचर, स्पेशली आरडब्ल्यू का मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक टीचर, मैक्सिमम टीचर गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं। तुम्हारी 4 लाठियाँ क्या करेंगे यार? यहाँ तो वक्त ने कितनी लाठियाँ हम पे लगाई हुई हैं पहले से ही, तब उन हालातों से हम लोग निकले हुए हैं। समय की मार को कितना झेल झेल के सब निकले हैं। तो ये तो खैर भूल जाओ कि भाई कोई 4 लाठी मार के, लेकिन मतलब एक सिस्टम को देखो यार, एक सोच को देखो, आप एक मेंटलिटी को देखो कि वो क्या है। तुम्हें करना क्या था भाई? जनता है, जनता ने आपको चुना है, तो आप सीधी सी बात है ना, अगर आपको शिकायत है तो हम शिकायत तो आदमी करेगा ही ना, आप ले जाके सामने खड़ा कर दो। अगर लगे कि भाई तुम्हारी शिकायत है तो बेकार है यार, ये तो तुम गलत कह रहे हो, तो ठीक है हम गलत मान लेंगे, लेकिन तुम बात तो करो। बात ही करने को कोई तैयार नहीं है। उनको पता है बड़े घपले होते हैं यार। एसएससी ने क्या वादे एडिक्यूटी से कर दिए होंगे, एसएससी के क्या ऑफिसर्स होंगे, कर्मचारी होंगे, वो एडिक्यूटी से क्या मिले हुए होंगे, कौन क्या कर रहा होगा। फिर सबकी पोल खुलेंगी कि क्यों टीसीएस को हटाया गया, फिर ये कारण बताने पड़ेंगे। होगा ही नहीं कोई कारण उनके पास में। उनके पास तो सिर्फ निकलेंगे करप्शंस, निकलेंगे भ्रष्टाचार, निकलेंगे। तो अपने कर्मों पे तो पर्दा डालना है ना उन्हें। उन्हें पता है इनको अगर जवाब दिया तो फिर पर्दा हटेगा ही हटेगा। तो ये सब समस्याएं हैं। चलो एक स्लाइड पीछे, ये लो फटाफट से नोट कर लो, 1 सेकंड में नोट कर लो। तो आज मतलब मूड यार ऐसा ही रहता है, मन वैसा ही रहता है। आप समझो ना, हम जिस चीज़ के लिए सभी लोग कर रहे हैं, आप भी हैं हम भी हैं, अगर वही चीज़ें सही दिशा में नहीं होंगी तो मतलब क्या मतलब रह जाता है। चलो ये हो गया आपका संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। गति का तीसरा नियम भी हो गया और संवेग संरक्षण भी इसमें शामिल हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, जो आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है वो खत्म हो गया है। और आज की हमारी हेडिंग भी नए चैप्टर को लेकर ही थी। ये है आपका चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। देखो अभी तक आपने ये एक चीज समझ ली होगी कि जितना आप समझकर पढ़ेंगे, अरे नहीं यार कैसी बात कर रहा, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जो चल रहा है फिलहाल, इससे कुछ प्लस ही होगा, अच्छा ही होगा। इन सब चीजों की वजह से इससे बुरा तो होने से रहा। भाई आप एक संविधान के साथ जी रहे हो, ऐसे कोई हवाबाजी नहीं चल रही है, सबकी जवाबदेही तय है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको ऐसा लग रहा डर कि यार अब तो हम ऐसे चिढ़ जाएगी, वो कर देगी, वो चीज़ भूल जाओ, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो अभी तक आपने ये समझ लिया होगा कि जो चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं वो समझ के पढ़ी जाएं तो अच्छी लगती हैं, याद भी रहती हैं। ऐसे ही ये पूरा एक चैप्टर है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ये पूरा समझने वाला चैप्टर है। आप इसे रटेंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे, बट आप इसे समझेंगे तो जिंदगी भर याद रखेंगे। तो इसमें मतलब एक हमारे मन में ये सवाल आने चाहिए कि यार तीनों राशियां जो हैं, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति,
वो इसी में क्यों रखी गई हैं। कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारी बुक्स में पहले शक्ति पढ़ा दी, फिर गति पढ़ा दी, फिर कार्य पढ़ा दिया, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी के हिसाब से है कि तीनों को एक ही चैप्टर में रखा गया, तो कुछ मतलब होगा ना। तो हम अपना वही मेथड, जोड़ने वाला जो मेथड है, रिलेटिंग मेथड जो है, उसी से जोड़ जोड़ के इन तीनों राशियों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति को समझते हैं। 3 राशियां इसमें हमें पढ़नी है, वर्क है, एनर्जी है एंड पावर है। तो सबसे पहली राशि जो है वो आपकी क्या रहेगी, कार्य ही रहेगी। वर्क क्या है, देखो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन वर्क की हम पढ़ेंगे, इसको हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। और मैं कहता हूं कि वर्क का सिंपल मतलब ये है कि आपने किसी वस्तु पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से, बल लगाने से वो वस्तु अपनी जगह से हिलडुल गई, यानी कि वो विस्थापित हो गई, डिस्प्लेस हो गई। ये पेन है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये यहां से लेकर यहां तक चला गया। एक दीवार है, दीवार पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, सुबह से शाम तक लगा रहा हूं, क्या वो अपनी जगह से हिलेगी? नहीं। तो पेन पर जो फोर्स लगाया उससे कार्य हुआ, जो बल लगाया उससे कार्य हुआ, लेकिन दीवार पर जो आप फोर्स लगा रहे हो, सुबह से शाम तक लगा रहे हो, वो कार्य नहीं है। तो कार्य का सिर्फ अर्थ होता है कि किसी वस्तु पर आपने बल लगाया और बल के प्रभाव से वो अपनी जगह से विस्थापित हो गई। कैसे? मान के चलिए ये हमारे पास एक बॉक्स है और मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, यहां पर आप इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं ऐसे करके दोनों हाथों से, और इस फोर्स के इफेक्ट से ये जो बक्सा है यहां से यहां तक चला गया। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है? तो आप कहेंगे देखो या तो यहां से यहां तक लो, मतलब लास्ट एंड से लास्ट एंड तक लो, या स्टार्टिंग के एंड से स्टार्टिंग के एंड तक लो, दोनों एक ही बात है। तो यहां क्या लगाया आपने? यहां लगाया एक फोर्स, एक बल आपने लगाया जिसका नाम F है, और इस बल से क्या हो गया? इस बल से एक विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया जिसका नाम है S। डिस्प्लेसमेंट को हम S से दिखाते हैं। एक साथी ने मुझसे कहा कि भैया ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि यदि बल लगाने से किसी वस्तु में विस्थापन हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये कार्य किया गया है। लिखिए परिभाषा। तो कार्य क्या होता है कि बल लगाने से, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, बल लगाने से यदि विस्थापन हो रहा है तब कहा जाएगा, मैं बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये पेपर में नहीं आएगी लेकिन आपके समझने के लिए जरूरी है, तब कहा जाएगा कि कार्य हो रहा है। वर्क इज डूइंग, वर्क इज डूइंग ओनली व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑन अप्लाइंग फोर्स, कि भैया बल लगाने से अगर विस्थापन है तो कहोगे कार्य हो रहा है। फटाफट से थम्स अप करो, सभी थम्स अप करो कि ठीक है भैया इतना समझ में आ गया, कार्य का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो एक साथी ने मुझसे कहा कि भैया चलो ये तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे पता करूंगा कि यहां इतना बल लगा है, यहां इतना कार्य हुआ है, यहां पर इतना वर्क हुआ है, ये चीज मैं कैसे पता करूं? मैंने कहा देख भाई, तुझे बल पता है? उसने कहा हाँ। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। उसने कहा बिल्कुल पता है। उसने कहा भाई मैं 50 न्यूटन का बल लगा रहा हूं और वस्तु में जो है वो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो मैंने कहा कार्य अगर तुझे निकालना है तो तू एक काम कर, बल और विस्थापन दोनों की गुणा कर दे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की मल्टीप्लाई कर दे।
उसने कहा ठीक है भाई 50 गुणा 10, तो कार्य कितना हो गया, 500 हो गया। तो वर्क का सूत्र क्या है, वर्क का सूत्र है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये मल्टीप्लाई होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई कर दो, आपको उस जगह पर वर्क मिल जाएगा। तो लिखिए फॉर्मूला, लिखिए इसका कि वर्क बराबर होता है, W बराबर होता है F गुणा S, ये मल्टीप्लाई का ही साइन है एक तरह से, ये समझो, ठीक है। अगर इसको आप लैंग्वेज में लिखेंगे तो लैंग्वेज में ऐसे लिख दो कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब इसी चीज को कई बार हम भाषा में लिख देते हैं, लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो इस चीज को लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, आप कहते हो कि बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क। तो आप कहोगे कि बल तथा विस्थापन के गुणनफल को, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क। ठीक है कि भाई कार्य तथा विस्थापन के गुणनफल को, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हमने कार्य कह दिया। चलो, अब एक साथी ने मुझसे कहा कि भैया अगर क्या हो, अगर इस वस्तु पर, इस बक्से पर कोई व्यक्ति ऐसे बल ना लगा के, सॉरी ऐसे सीधा बल ना लगा के ऐसे लगाए, जैसे मान लो मेरा फोन है, ठीक है, मैं इसको बिल्कुल सीधा ना खींच के किसी एंगल पे खींचूं, ऐसे मान लो मैं इसे किसी एंगल पे खींचना शुरू करूं, तो क्या होगा, यानी कि अगर यहां से एंगल हम थीटा बना दें, बल के बीच में एंगल लगा दें हम थीटा, तो हम वर्क का फॉर्मूला क्या लिख देते हैं कि वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। याद रखना, अगर एग्जाम में आपको थीटा दिया है तो थीटा का उत्तर लगाओ, और थीटा नहीं दिया है तो सिंपल उत्तर लगाओ, दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं। अब यहां से एक प्रश्न उठता है कि कॉस ही क्यों, साइंस क्यों नहीं, टेन क्यों नहीं, क्योंकि इस चीज का फिर उत्तर बड़ा गहरा हो जाएगा, वो हमारे स्तर की बात नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप डायरेक्टली याद रखें कि अगर थीटा लगा हुआ है तो फिर उसके साथ हम कॉस लगा देंगे। अगर फोर्स किसी एंगल पे लगा हुआ है, बल किसी कोण पर लगा हुआ है, तो वहां पर हम कॉस थीटा ले लेंगे। एक बार सभी थम्स अप करो कि ठीक है, इतना मुझे समझ में भी आ गया और नोट भी हो गया। थीटा देगा तो लगा देंगे, नहीं देगा तो नहीं लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला है। चलो, अब ये डाउट बड़ा आता है कि अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो, देखो जब भी दो चीज ऑप्शन में आएंगी तो सी ऑप्शन ये होगा कि ए एंड बी बोथ करेक्ट, या ऐसा होगा ही नहीं, तो दोनों में से कोई एक होगी, या दोनों, तो ऐसा नहीं है कि दोनों आ जाएंगे, दोनों आएंगी तो ठीक है। कॉस की वैल्यू वो तो डिपेंड करेगा, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, थीटा कितना है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, उसके हिसाब से हम लगा देंगे। अब एक साथी ने मुझसे कहा कि भैया इसका मात्रक बताओ, कार्य का मात्रक क्या होगा, मतलब वही बेसिक बेसिक चीजें, यूनिट ऑफ वर्क, जितनी हम पढ़ते हैं उतनी तो पढ़ेंगे ही। यूनिट ऑफ वर्क, तो कार्य का मात्रक क्या होगा, देखो पहला मात्रक तो बनेगा इसका फॉर्मूले से, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, फॉर्मूले से क्या मात्रक बनेगा भाई, कार्य का फॉर्मूला चाहे आप एफ एस लगाओ
या आप एफ एस कॉस थीटा लगाओ। फॉर्मूले से जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, बल का मात्रक न्यूटन है और विस्थापन का मीटर है तो आप कहोगे न्यूटन मीटर। भैया मात्रक क्या है इसका, न्यूटन मीटर। किसी को ये तो नहीं लग रहा कि न्यूटन मीटर और कोण का मात्रक, कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, इसका मान तो एक संख्या आती है ना। जैसे मान लो थीटा 60 डिग्री होगा तो कॉस 60 कितना होता है 1/2। ये मैथ्स में आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो कॉस थीटा इसका कोई मात्रक थोड़े ना होगा, इन संख्याओं का कोई मात्रक नहीं होता है। चलो तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, चाहे यहां से निकालो यहां से निकालो, ये न्यूटन मीटर ही आएगा। एक तो ये हो गया। उसके अलावा इसका एक एसआई मात्रक होता है और एसआई यूनिट जो है ये होती है जूल। एसआई मात्रक क्या है इसका, जूल है। और सीजीएस मात्रक जो है इसका, इसकी सीजीएस यूनिट जो है वो होती है अर्ग। मैंने कहा था हर एक राशियों के हमें दो मात्रक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, एक तो सूत्र से बनने वाला मात्रक और दूसरा एसआई मात्रक। लेकिन कुछ राशियों का हमें सीजीएस मात्रक भी पढ़ना पड़ेगा, सभी का नहीं कुछ का। और जब हम सीजीएस मात्रक पढ़ रहे होंगे तो ये चीज बहुत जरूरी हो गई है कि हम ये पढ़ें कि एसआई और सीजीएस मात्रक के बीच संबंध क्या है। तो अगला पॉइंट यही है, सवाल आएगा कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो एक जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। क्लियर है। एक बार फटाफट से कहो कि हाँ जी भैया कुछ हमें समझ में आ गया, कुछ हम याद करेंगे। जैसे ये समझ में आ गया, इन दोनों को हम याद करेंगे और इस रिलेशन को भी हम याद करेंगे। अब कैसी राशि है, ये कैसी क्वांटिटी है, तो देखो सदिश है, अदिश है, या इसकी विमा क्या है। देखो विमा जो है इसकी डायमेंशन जो है वो तो आप ऐसे निकालोगे, विमा कि भाई बल की विमा, मतलब न्यूटन के लिए क्या विमा लिखते हो और मीटर के लिए क्या विमा लिखते हो। तो न्यूटन के लिए जो हम विमा लिखते हैं, पन्ने पलट के देखना, वो लिखते हैं mL/t-2। अब तुम कहो मैं तो भूल गया, तो भाई रिवाइज तो करना पड़ेगा। न्यूटन के लिए विमा करते हैं हम mL/t-2, और मीटर के लिए क्या विमा लिखोगे, मीटर के लिए L लिखोगे। इसका मतलब ये 2L हो जाएंगे और t⁻2 हो जाएगी। तो ये इसकी विमा बनती है। बहुत आसान है अगर आपको बल की विमा आती है, और वो मैंने पीछे करवा दी है आपको, तो याद रखनी थी वहां से वो। कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है, तो प्लस माइनस वाला मेथड लगाइए। बल एक कैसी राशि है, सदिश यानी कि वेक्टर, तो माइनस लेंगे। और विस्थापन भी एक सदिश राशि है यानी वेक्टर है, तो इसको भी माइनस लेंगे। और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो प्लस का मतलब है कि ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर की तीनों राशियां, चाहे वो कार्य है, चाहे वो ऊर्जा है, चाहे वो शक्ति है, इस चैप्टर में आने वाली तीनों राशियां अदिश राशियां हैं। तीनों की तीनों क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये बात आप याद रखना। इस चैप्टर की तीनों राशियां अदिश हैं। तो अदिश राशियों की मैं एक ट्रिक भी आपको बताता हूं, जिसमें हम कहते हैं कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों राशियां अदिश राशियां हैं। इस चैप्टर की सारी राशि स्केलर हैं। साइंस क्या करूं, कोशिश तो पूरी कर रही हूं, साइंस समझ में नहीं आ रही है। देखो ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि कुछ हमारे साथी ऐसे हैं 10% जिनको थोड़ा सा देर से समझ में आता है, या एक बार की बजाय 2 बार रिवाइज करने में समझ में आता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि जैसे बच्चे कह रहे होते हैं कि हाँ भाई समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। मान लो मैं उनके कमेंट पढ़ रहा हूँ, कुछ 10% साथी ऐसे हैं जिनको नहीं आ रहा, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप ये समझें कि देखो हर एक व्यक्ति का हर एक विषय परफेक्ट नहीं होता। जिनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, हो सकता है उनको कोई वो विषय जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है ना समझ में आ रहा हो। तो कई बार कई सब्जेक्ट हमें एक बार में अच्छे समझ में आते हैं, कई बार कई सब्जेक्ट हमें 2 बार में समझ में अच्छे आते हैं। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार में, देखो पहली चीज़, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें कि जो समझ में ना आए।
असल में मैं बताऊं तो ये कोई बहुत बड़े स्तर की विज्ञान नहीं है। जिसने 12th पीसीएम से की होगी और हल्का फुल्का याद होगा या बीएससी की होगी, वो समझ रहे होंगे कि ये बिल्कुल बहुत आसान लेवल की विज्ञान है, 10वीं स्तर की। और 10वीं स्तर पे कोई बहुत तोप साइंस नहीं है। तो इसमें मैं तो ये मानता हूँ समझने वाला बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें याद करने वाली हैं। समझने वाली चीज़ें होती हैं डेरिवेशन, जो 12वीं में बीएससी में आती हैं। भाई 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। मैं पूछता हूँ इसमें क्या समझने वाला है? केवल याद करने वाला है। जूल पता है आपको, अर्ग पता है, याद रख लो, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग। एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। इसमें क्या समझने वाला है? समझने वाली वो चीज़ें होती हैं जो गुणा भाग वाली हों, डेरिवेशन हों, इंग्लिश के रूल हों। इसमें तो कुछ समझने वाला नहीं है, इसमें तो मैक्सिमम याद ही रखने वाला है। ठीक है, तो जिनको फिर भी लगता है कि याद नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ा सा बार बार इस चीज़ को रिवाइज करेंगे, है ना। चलो भाई, तो ये हो गई इसकी डायमेंशन और ये हो गई एक अदिश राशि। तो इतनी जानकारी तो हमें हर एक राशि के साथ पढ़नी ही पड़ती है कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसका मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या है, वो राशि सदिश है या अदिश है। बाकी हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ते हैं। अब आइए वर्क के बारे में क्या एक्स्ट्रा है। तो वर्क के बारे में जो एक्स्ट्रा है वो है कार्य के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्क। देखो, कार्य के प्रकार को समझने के दो तरीके हैं, समझना हमें पड़ेगा। आज तक आप बहुत रटते हुए आए हो। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताओ, एक कुली बोझा लेकर चल रहा है, तो कुली के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? अब पता है, मुझे पता है कि मैं ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि आपने जो चीज़ रट रखी है, आपको उसके आपके दिमाग से उसको निकालना, एक नई चीज़ सेट करना, ये वाकई में एक बड़ा चैलेंज होता है। देखना, एक ही तरह का उत्तर आएगा सभी का कि कुली बोझा लेकर चल रहा है। पानी है? ठीक है, चलो, हो गया उत्तर 0। सभी ने यही कह दिया कि उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। अगर कुली बोझा लेकर चल रहा है तो उत्तर 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी इस चीज को होल्ड रखो, इसका सही उत्तर क्या है आप ही दोगे, पहले समझो इस चीज को। कार्य के प्रकार को देखो, या तो आप गणित के हिसाब से समझ लो या आप भौतिक विज्ञान के हिसाब से समझ लो। भौतिक विज्ञान से समझोगे तो कोण वोणों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर गणित के हिसाब से समझोगे तो कोणों की जरूरत पड़ेगी। चलो पहले एंगल के हिसाब से देखो, कोण के हिसाब से देख लो। कार्य जो है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन से 3 तरह का होगा? देखो, हमने फॉर्मूला देखा, एक फॉर्मूला W बराबर एफ एस कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच का कोण है? थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। क्यों? क्योंकि देखो, ये एक वस्तु है, इस पर आपने एक बल लगाया ऐसे करके, और इस बल के प्रभाव से ये वस्तु मान लो कुछ दूरी तक गई, इतनी दूरी तक चली गई, ठीक है, या ये वस्तु तो अब ऊपर जाएगी ऐसे करके। तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है, ये विस्थापन है, ये बल है, इनके बीच का जो कोण है थीटा है। अब देखो, थीटा कितने तरीके का हो सकता है? थीटा 3 तरीके का हो सकता है, या बल और विस्थापन जो है वो 3 तरीके के हो सकते हैं। कैसे? देखो, अगर थीटा 0 होगा, 0 होने का मतलब क्या है भाई? देखो, विस्थापन की तो दिशा यही है। थीटा 0 होने का मतलब होगा, मैं पहला केस बना लेता हूं कि थीटा अगर आपका 0 है, थीटा कब 0 होगा? 0 तब होगा जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे। ये बल है और ये विस्थापन है, अगर ये दोनों एक ही दिशा में हैं, थीटा 0 होने का मतलब क्या होता है? जब दो चीज बिल्कुल एक ही दिशा में हों। ये बल है, ये विस्थापन है। एंगल बनेगा कब? एंगल बनेगा जब विस्थापन ऐसे होता हुआ चला जाएगा। अभी मान लो 30 डिग्री का एंगल है, जब बल ऊपर लगता चला जाएगा, अभी 40 का है, 50 का है, 90 का है। तो अभी क्या है? अभी फिलहाल इन दोनों के बीच में एंगल कैसा है? 0। एक संभावना ये है। तो थीटा 0 होने का मतलब क्या होता है कि भाई बल भी उसी दिशा में है और विस्थापन भी उसी दिशा में है। अब आप मुझे बताइए कि थीटा अगर 0 है तो कॉस 0 का मान कितना होगा?
तो आप कहोगे यार cos 0 का मान तो 1 होगा। तो अब आप चाहे बल और विस्थापन की कोई भी वैल्यू उठाएं, कोई भी मान उठा लो, अपनी मर्जी से उठा लो। मैं कहूंगा तो आप कहोगे यही क्यों लिख, कोई भी उठा लो। चलो मान लो पूरे सवाल में मैं कहता हूं कि भाई बल जो है ना वो है 10 न्यूटन और विस्थापन जो है 2 मीटर, तुम कुछ भी ये मान ले लो। अब इस सूत्र में जब तुम रखोगे W बराबर 10, विस्थापन 2 और कॉस थीटा कितना आ गया पूरा 1, तो 10 दूनी 20 आ गया। यानी कि कार्य कैसा आ गया 20, और 20 किसका है, प्लस का। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर थीटा 0 है तो भाई कार्य आपका कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। भैया जी ये बात समझ में आ गई कि अगर थीटा 0 है तो कार्य कैसा रहेगा, प्लस में रहेगा। और इस बात का मतलब होगा कि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हैं। बोलो भाई क्लियर है। अगर थीटा 0 है तो इस बात का मतलब यह हुआ कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, और cos 0 1 है, जिसकी वजह से कार्य जो है वो कैसा है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। ये बात सबको समझ आती है, बताओ एक बार फटाफट बताइए। लाल बहादुर भाई थैंक यू, पहली बार क्लास ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। देखो अभी कोई कहीं मत जाइएगा मेरे भाई, सुनिए पहले आप बात को पूरी। आपका कहीं भी जाना बगैर किसी कहें तो सलाह के व्यवस्था को पूरी तरह बिगाड़ सकता है, भंग कर सकता है। तो जब तक जो आपको आगे तक, अगर आप सच में उन टीचर्स को मानते हैं तो जब तक आपको जो आगे ना कहा जाए उसको प्लीज़ मत करिएगा। आप वहाँ जाएंगे कोई लाभ ही नहीं होगा, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी, आप बहुत दूर खड़े हो जाएंगे, पुलिस प्रशासन आपको पहले ही रोक देगा, फिर उनको और लगेगा कि व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, फिर टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज होगा। आप अभी जहाँ हैं वहीं रहिए, अपने घर रहिए। जब भी आपको आना होगा तो सभी अध्यापक आपको जरूर बता देंगे। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। अब सुनो, ये तो हमने फिजिक्स की मदद से, मैथ्स की मदद से समझा कि थीटा बीटा लगा के। मैं कहता हूं आप फिजिक्स की मदद से समझो, बिल्कुल सिंपल ये बात समझो कि आप जिस दिशा में बल लगा रहे हो, वस्तु उसी दिशा में अगर जा रही है तो कार्य धनात्मक होगा। जिस दिशा में बल है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है तो कार्य कैसा हो जाएगा, आपका वर्क कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। फिर वही बात है कि 10 कहां से मिला है, मैंने कहा था शुरू में भैया, ये मैंने जस्ट माना है। आप कुछ भी मान लो इसको, 20 50 100 1000 कुछ भी मान लो, ठीक है। तो फिजिक्स की हेल्प से ऐसे समझो कि भाई बल जिस दिशा में है विस्थापन भी उसी दिशा में है तो कार्य धनात्मक होगा, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, और मैंने कहा कि थीटा जो है ना वो 180 डिग्री है। अब देखो 180 डिग्री थीटा कब होता है, 180 डिग्री थीटा का मतलब यह हुआ कि बल तो आगे लगा हुआ है और विस्थापन जो है वो उसकी विपरीत दिशा में है। अगर दो राशि विपरीत दिशा में है तो उनके बीच का एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो आप थोड़ा बहुत समझते होंगे, इतना एंगल 180 डिग्री होता है। ये बात सबको समझ आती है भाई, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, पेपर में आता भी है, आप गलती भी करते हैं, इसलिए मैं धीमे धीमे समझा के चल रहा हूँ। थोड़ा सा समझने में आपको मुश्किल लग सकता है क्योंकि इसमें मैथ्स भी इन्वॉल्व है, आपने शायद पहले कभी इतने ध्यान से नहीं पढ़ा हो, बट जरूरी बहुत है तो मैं छुड़वा नहीं सकता हूं। आप प्लीज इस बात को समझें, एक एक चीज के लिए कंफर्म करते चलिए कि अगर बल और विस्थापन उल्टी दिशा में हैं तो एंगल कितना लगेगा, 120 180 डिग्री का लगेगा। ये क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर है सभी, बताइए एक बार, बाद में नोट करना, पहले अभी समझो। पहले सभी फटाफट से थम्स अप करो कि अगर दो राशियां विपरीत दिशा में हैं तो उनके बीच एंगल 180 डिग्री होता है। अब ये आप याद कर लो, या आपको शायद पहले से थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है, चलो बढ़िया। लेकिन सवाल ये उठता है कि यार ऐसा हो कब जाएगा कि तुम किसी वस्तु पर बल आगे लगाओ और वस्तु पीछे विस्थापित हो जाए। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली नहीं समझ में आता है। ये तो क्लियर समझ में आता है कि ठीक है, मैंने एक बक्से पे धक्का लगाया इस दिशा में और विस्थापन भी उस पर इसी दिशा में आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता है कि यार मैं बल आगे लगाऊं और वस्तु पीछे विस्थापित हो। ये प्रैक्टिकली नहीं समझ में आता है। सुनो देखो, ये कब केस बनता है। एक बात बताओ मुझे कि जैसे कार है, ठीक है, ये कार है आपकी, और ये कार इधर की तरफ चल रही है इंजन की वजह से,
तो इस पर हवा का जो बल है वो किधर होगा? हवा इसको कार की दिशा में धकेलेगी या कार की विपरीत दिशा में? अगर हवा शांत है तो आप कभी महसूस करना, जब आप शांत हवा में साइकिल चलाओगे तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगेगा। तो हवा का जो बल है ना वो पीछे की तरफ लगेगा। ये अलग बात है कि इंजन का बल आगे की तरफ लगेगा, लेकिन हवा का जो बल है वो पीछे की तरफ लगेगा। तो देखो, ये वो केस है कि जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। क्या ऐसा ही एक बल घर्षण बल नहीं होता? घर्षण बल हमेशा विस्थापन की या गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो इन सभी चीजों के लिए, इन सभी बलों के लिए थीटा 180 डिग्री हो जाता है। तो थीटा 180 डिग्री का अर्थ यह होता है मेरे भाई कि बल आप आगे लगा रहे हो, विस्थापन पीछे हो रहा है, या इसको उल्टा भी कर सकते हो कि विस्थापन इधर हो रहा है, बल पीछे लगा रहे हो। कार तो इधर भी चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा होगा कॉस 180, और जिनको नहीं याद वो याद रख लो, कॉस 180 -1 होगा। अगर कॉस 180 -1 होगा तो यहां पर तुम एफ और एस की चाहे जो भी वैल्यू रखना, 10 रखो, 20 रखो, 200 हो जाएगा, बट ये तो इसको माइनस बना देगा ना, क्योंकि ये पूरा माइनस है। तो इसकी वजह से कार्य भी कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और देखो, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है, अगर आप गहराई से जाके समझें भाई, जैसे पैसों की भाषा में तो ये होता है, प्लस का मतलब है कुछ आया है और माइनस का मतलब है कुछ गया है। लेकिन कार्य की भाषा में प्लस और माइनस का क्या मतलब होगा? भाई, कार्य का मतलब ये है कि जो चीज जिधर चलना चाह रही है तुम उस पर उधर बल लगा रहे हो, तो ये धनात्मक कार्य है। मतलब तुम कुछ कर रहे हो बट धनात्मक कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो। ऋणात्मक कार्य का ये मतलब थोड़ी कि तुमने किसी से कार्य ले लिया, नहीं। ऋणात्मक कार्य का है कर तो तुम ही रहे हो, लेकिन अगर कोई वस्तु आगे की दिशा में चल रही है तो तुम उसको पीछे धकेल रहे हो। आगे की दिशा में किसी और बल की वजह से वो चल रही होगी, जैसे कार जो है वो इंजन की वजह से चल रही होगी, तो इंजन की वजह से तो प्लस का कार्य हो गया। भाई, इंजन तो उसको उसी दिशा में ले जा रहा है जिस दिशा में कार चलना चाह रही है, लेकिन हवा जो है पीछे खींच रही है। तो काम तो हवा भी कर रही है, लेकिन वो कैसा कर रही है? नेगेटिव कर रही है। सिर्फ ये समझने वाली बात है। अब एक बार बताओ कि हाँ जी भैया मुझे समझ में आ गया। बताओ भैया जी, सभी को क्लियर है कि हाँ ये बात मुझे समझ में आ गई? फटाफट से एक बार सभी बताएंगे कि हाँ जी, इस बात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यार टाइम पूरा हो गया, 8:59 हो गई हैं, पता भी नहीं चला यार। चलो कोई नहीं कोई नहीं, फटाफट से एक चीज और समझ लो फिर खत्म करें, पता ही नहीं चला पूरे टाइम का। चलो, एक अगला कार्य होगा आपका, जब एंगल आपका 90 डिग्री हो जाए। देखो, एंगल अगर 90 डिग्री हुआ, इस बात का मतलब क्या है कि फोर्स ऐसे लग रहा है और विस्थापन ऐसे हो रहा है। फोर्स ऐसे लग रहा है और विस्थापन ऐसे हो रहा है। अब मुझे बताओ, ऐसा किस केस में हो सकता है कि जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे? एक काम करूंगा मैं ना, कल इसको यहीं से आगे शुरू करूंगा, इसको यहीं तक रहने दो, क्योंकि कुल्ली वाली जो बात है उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा समय और चाहिएगा, 5-10 मिनट का, तभी आपको समझ में आएगी। अभी मेरी दूसरी क्लास भी है 9 बजे से, तो केवल ये 2 कार्य के प्रकार रहने देते हैं, तीसरा प्रकार मैं आपको कल बताऊंगा। बस रिक्वेस्ट एक है कि भैया इसको अच्छे से समझ के आना कि 0 डिग्री पे 180 डिग्री पे क्या होगा, कल हम सीखेंगे। मतलब सुनने में बड़ा अचंभित लगता है ना कि बल ऐसे लग रहा है, विस्थापन ऐसे हो रहा है, कैसे ऐसा हो सकता है? तो वो चीज़ के लिए मुझे 5 से 10 मिनट चाहिए होंगे। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।